IPS Mahi Sharma UPSC CSE topper and IS Anand Sharma UPSC CSE topper both have attained success in UPSC CSE 2023. Can you guess what's common between them? Both opted Sociology for CSE main as optional paper. Both have scored good marks in optional paper. Both have prepared Sociology optional under teaching and mentorship of Vikas Ranjan Shar with Sociology Foundation to Finale program. Just like Mahi Sharma and Anand Sharma, many aspirants have changed their dreams into reality. IS Medha Anand, IS Shivans Rathi, IS Yash Kumar Sharma, IPS Anurag Chopra, IPS Vanita Prakash, IPS Vivek Singh, IRS Riju Srivastava and many more. Prepare Sociology optional for UPSC CSE under teaching and mentorship of Vikas Ranjan Shar. My name is Afzal Ali. I come from Motihari district of Bihar. This year in UPSC CSE 2023 I have secured 574 rank. My optional was Geography Honours and I have scored a very decent score of 295 in Geography. This was my third attempt. In my first attempt when I gave in 2021 I reached up to interview, but in 2022 I could not clear prelims, which was very big setback for me. But this year I have secured 574 rank. So through DKT Delhi Knowledge Track I wish to share my strategy, experience and how my journey has been to all other aspirants and large number of students who aspire to clear UPSC exam, because since I have got a rank, so it also puts me under some sort of obligation and responsibility to guide students in their UPSC journey. So मैं शुरू में थोड़ा अपने एजुकेशनल जर्नी के बारे में बताऊंगा. मेरी स्कूलिंग सैनिक स्कूल नालंदा से हुई जो कि बिहार में है. क्लास 12 के बाद मैंने NDA का एग्ज़ाम दिया था. उसमें मुझे 105 रैंक आए थे, लेकिन मैं मेडिकली अनफिट था तो ज्वाइन नहीं कर सका. ग्रेजुएशन मैंने बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से किया. वहाँ से मैंने ज्योग्राफी ऑनर्स किया था और ग्रेजुएशन के बाद 2021 से मैंने CAPF का एग्ज़ाम दिया था और मुझे 91 रैंक आए थे और मुझे BSF में असिस्टेंट कमांडेंट का पोस्ट मिला था. बट ड्यू टू सम रीज़न्स उसे मैंने ज्वाइन नहीं किया और इस बार मुझे UPSC में 574 रैंक आई है. तो 2 अटेम्प्ट तक मैं बनारस में ही था. तीसरे अटेम्प्ट में मैं 2 साल पहले दिल्ली आया और शुरू में मैं मुखर्जी नगर में था. मुखर्जी नगर में परमानंद कॉलोनी में था. वहाँ पे मैं लगभग 6 महीने तक रहा. उसके बाद फिर मैं इधर जामिया मिलिया इस्लामिया में आ गया. तो मेरी जो UPSC की जर्नी है वो पिछले लगभग 4 साल से चल रही थी, जिसका मेजॉरिटी पोर्शन मैं बनारस में रह के किया लगभग 2.5 साल. उसके बाद पिछले 1.5 साल 2 साल से मैं दिल्ली में रह रहा हूँ. तो आगे की जो मेरी कन्वर्सेशन होगी उसमें मैं DKT के थ्रू स्टूडेंट्स को और एस्पायरेंट्स को थोड़ी सी अपने एक्सपीरियंस और अपनी जर्नी को शेयर करूँगा, जिससे लोगों को मदद मिले और उनके जो कंसेप्शंस हैं, मिसकंसेप्शंस हैं, वो दूर हो सके. UPSC प्रिपरेशन में जो बहुत सारे स्टूडेंट हैं उनके मन में ये जो दुविधा होती है, ये जो डाउट होता है कि एज अ बिगिनर मैं कैसे शुरू करूँ, कहाँ से शुरू करूँ, न्यूज़पेपर कौन से पढ़ने हैं, कितने घंटे न्यूज़पेपर में पढ़ने पे देना है, कौन से स्टैंडर्ड बुक्स को पढ़ना है, कौन से कोचिंग इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करना है, न्यूज़पेपर अगर पढ़ना है तो कितने घंटे पढ़ना है, टेस्ट सीरीज़ कब लेना है, PYQs को कब अटेम्प्ट करना है. तो इन सारे मसलों पे, इन सारे टॉपिक्स पे मैं अपनी स्ट्रैटेजीज़ और अपने एक्सपीरियंस को शेयर करूँगा. सबसे पहले जब मैंने शुरू किया था 2019 में मैंने डिसाइड किया कि मुझे UPSC प्रिपरेशन करना है और उस टाइम मैंने कोचिंग लिया था. लेकिन कोचिंग शुरू करने से पहले थोड़ा सा होमवर्क करने की ज़रूरत होती है. आपको कम से कम 6 से 12 तक के NCERTs को पढ़ लेना है. जो भी स्टैंडर्ड बुक्स हैं, NCERT में भी 11-12 के हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स पूरा पढ़ें और पॉलिटिकल साइंस पूरा पढ़ें. फिर 6 to 12 में आप हिस्ट्री के सारे बुक्स पढ़ जाएं, ज्योग्राफी के सारे बुक्स. पॉलिटिकल साइंस में आप 9th से शुरू कर सकते हैं, 9th क्लास की NCERT से. और इकोनॉमिक्स तो जो UPSC पॉइंट ऑफ व्यू से आती है वो 11-12 के ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, तो आप वहाँ से शुरू कर सकते हैं. और स्टैंडर्ड बुक्स में पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत हो गया, इकोनॉमिक्स के लिए रमेश सिंह हो गए, इन्वायरमेंट इकोलॉजी के लिए शंकर IAS की किताब है, साइंस एंड टेक के लिए मैंने राजीव अग्रहरी सर की किताब पढ़ी थी.
हिस्ट्री की बात करें तो मॉडर्न हिस्ट्री के लिए आप स्पेक्ट्रम पढ़ सकते हैं, मिडीवल के लिए सतीश चंद्रा पढ़ सकते हैं, एंशिएंट के लिए आर.एस. शर्मा पढ़ सकते हैं। तो ये सारी तो मतलब स्टैंडर्ड बुक्स हैं जो आप पढ़ सकते हैं। और किसी भी कोचिंग को ज्वाइन करने से पहले थोड़ा सा इन सारी किताबों का ओवरव्यू और एक रीडिंग आप लेके तो अपनी होमवर्क कर लें तो वो ज़्यादा ठीक होगा, क्योंकि कोचिंग में बहुत तेज़ी से पढ़ाई होती है, बहुत ही फास्ट ट्रैक पढ़ाई होती है। तो अगर आप जीरो से शुरू कर रहे हैं और डायरेक्ट कोचिंग ज्वाइन कर लेंगे तो शायद आप उसके स्पीड से कोप अप नहीं कर पाएंगे। तो किसी भी कोचिंग को ज्वाइन करने से पहले आप पहले होमवर्क करें, स्टैंडर्ड बुक्स को थोड़ा पढ़ लें, एनसीईआरटी को पूरा पढ़ लें। दूसरी बात अगर हम करें न्यूज़पेपर्स की तो बहुत सारे कन्फ्यूज़न होते हैं। जो भी बिगिनर्स होते हैं वो न्यूज़पेपर पढ़ने में 4 घंटे 5 घंटे उनके लग जाते हैं, और ख़ासकर जो हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स होते हैं उनके लिए इंग्लिश अखबार पढ़ना बड़ा मुश्किल होता है। तो आप जो आसान अखबार हैं जैसे टाइम्स ऑफ इंडिया है, उसके बाद इंडियन एक्सप्रेस है, उसके बाद द हिंदू है, इन टर्म्स ऑफ उनकी जो डिफ़िकल्टी लेवल है, जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स जो यूज़ होते हैं, तो आप अगर हिंदी मीडियम से आते हैं तो सबसे पहले आप टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ना शुरू करें, उसकी भाषा थोड़ी आसान होती है। फिर आप इंडियन एक्सप्रेस पढ़ सकते हैं, और द हिंदू की भाषा थोड़ी मुश्किल होती है तो लेकिन द हिंदू भी आप पढ़ना शुरू करें बाद में। तो शुरू में आप अगर पढ़ते हैं तो 3 घंटे लग सकते हैं, लेकिन धीरे धीरे जैसे मैंने जब 2019-20 में पढ़ना शुरू किया था न्यूज़पेपर तो मुझे भी 3 घंटे 4 घंटे लगते थे, लेकिन आज मैं उसको आधे घंटे में 1 घंटे में पढ़ के निपटा देता हूँ। तो आप अखबार पढ़ें, उससे जो नए वर्ड सीख रहे हैं, फ्रेजेस सीख रहे हैं, उसको एक न्यूज़पेपर में एक नोटबुक में नोट डाउन कर सकते हैं, और इस तरीके से ग्रेजुअली आपको आपकी न्यूज़पेपर पढ़ने की क्षमता और उससे सिलेबस और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से आप कनेक्ट कर सकते हैं, और उससे आप फिगर आउट कर सकते हैं कि क्या ज़रूरी है, कौन से न्यूज़ पढ़ना ज़रूरी है, कौन से न्यूज़ पढ़ना नहीं ज़रूरी है। क्योंकि न्यूज़पेपर में तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती है जैसे पॉलिटिकल न्यूज़ हो गया या कुछ सेंसेशनल न्यूज़ हो गया, जिसको नज़रअंदाज करना होता है, और सिलेबस से कोरिलेट करके जो चीज़ें हैं, जैसे अगर गवर्नर से रिलेटेड कोई न्यूज़ है या अभी इलेक्शन टाइम है तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से रिलेटेड कोई न्यूज़ है, या किसी भी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ या किसी सोशल इश्यूज़ पे है, एडिटोरियल में जो चीज़ें आ रही हैं, तो बहुत सारी चीज़ें एडिटोरियल में भी काम की नहीं होती है, तो उससे हम नज़रअंदाज कर सकते हैं। अगली चीज़ जो एक एस्पायरेंट्स के मन में होता है वो होता है कि टेस्ट सीरीज़ कब से लिखना शुरू करें, PYQs को कैसे अप्रोच करें। तो इसको लेके मेरा ख़्याल ये है कि आप टेस्ट सीरीज़ को लेने से पहले यूपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के 10 साल के सारे सवाल लगा जाएं, चाहे वो प्रीलिम्स हो या मेंस हो। अगर आप प्रीलिम्स का टेस्ट सीरीज़ लेने का सोच रहे हैं तो पहले पिछले 10 साल के PYQs को आप सॉल्व करें और उसका इन डेप्थ एनालिसिस करें। कुछ लोग तो 20 साल 25 साल तक का भी करते हैं। बहुत सारे ऐसे मार्केट में बुक्स अवेलेबल हैं जो पिछले 20 साल के 25 साल के PYQs के आंसर्स और डिटेल्ड एक्सप्लेनेशंस और एनालिसिस दिए हैं। तो आप पहले उनको पूरा कर लें, उसके बाद ही किसी भी टेस्ट सीरीज़ पे रिलाई करें। और बहुत ज़्यादा टेस्ट लिखने की भी ज़रूरत नहीं होती है। टेस्ट सीरीज़ का एक मकसद होता है, वो होता है कि आपके बैठने की क्षमता 2 घंटे एक कंसंट्रेशन और पेशेंस के साथ 2 घंटे 2.5 घंटे तक बैठने की क्षमता का टेस्ट करना। नॉलेज तो आप किताबों को पढ़ते हैं और एनालिसिस करते हैं, उससे आता है। बहुत ज़्यादा टेस्ट भी लगाने से वो काउंटर प्रोडक्टिव हो जाता है। तो एक सीरियस एस्पिरेंट्स को ये पता होना चाहिए कि कितने टेस्ट लगाने हैं, कब टेस्ट लगाने हैं, कब टेस्ट नहीं लगाने हैं। बिना सिलेबस को कंप्लीट किए, बिना बेसिक्स को समझे टेस्ट पे टाइम लगाना भी एक टाइम की वेस्टेज है, तो उसको भी अवॉइड करना है। तीसरी चीज़ जो वैसे एस्पायरेंट्स के लिए मैं कहना चाहूँगा जो कि 3rd टियर सिटीज़ में रहते हैं और या फिर गाँव में रहते हैं और वो सोचते हैं कि दिल्ली आना है और दिल्ली आके यहाँ पे कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन करना है। बड़े बड़े कोचिंग के यहाँ पे नाम हैं और जब रिज़ल्ट आता है तो बड़े बड़े अखबारों में जो बड़े बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट हैं उनके इश्तिहार निकलते हैं और उसको देख के हज़ारों हज़ार की संख्या में जो लोग दिल्ली आते हैं और फिर यहाँ पे मुखर्जी नगर में, करोल बाग में और दिल्ली के दूसरे तीसरे छोटे छोटे जगहों पे रह के तैयारी करते हैं। तो उनके लिए एक मशवरा है, सलाह है
कि आपको दिल्ली आने से पहले पूरे की पूरी आपकी प्लानिंग और रोड मैप होनी चाहिए। आप अगर यहाँ पे आएंगे और बिना सोचे समझे कहीं भी किराए का रूम लेके रह रहे हैं तो एक्सपेंडिचर बहुत ही यहाँ पे ज़्यादा हो सकती हैं जो कि आपके क्षमता के बाहर होंगी। और बहुत सारी ऐसे इश्यूज़ हैं जैसे हेल्थ इश्यूज़ हैं, फूड का, वाटर का, क्लाइमेट बहुत ही अनबियरेबल हो जाता है गर्मियों के टाइम में, तो फिर वो कहीं ना कहीं आपके फ़िज़िकल, मेंटल और साइकोलॉजिकल हेल्थ को नेगेटिव तरीके से अफेक्ट करता है, जो कि आपकी ओवरऑल प्रिपरेशन को भी हार्म करता है। सो यूपीएससी प्रिपरेशन इज़ नॉट जस्ट टेस्ट ऑफ योर मेंटल एबिलिटीज़ एंड योर studying abilities, it is also the test of your physical ability, your emotional ability, your psychological ability. So while going for the preparation, while planning to come to Delhi, एक स्टूडेंट को इन सारे चीज़ों का भी ख्याल रखना होता है कि हम वहाँ जाएंगे तो हमारा फ्रेंड सर्कल कैसा होगा, पीयर ग्रुप्स कैसा होगा, लाइब्रेरी कौन सी ज्वाइन करेंगे और कोचिंग इंस्टीट्यूट्स कौन सा ज्वाइन करेंगे, कितने समय में हमारा सिलेबस कंप्लीट होगा, कौन सी किताबें पढ़नी है, कहाँ पे, क्योंकि बहुत सारे सेफ्टी नेट्स हैं जो कि दिल्ली जैसे शहर में नहीं मिलेंगे, जो कि आप अपने गांव में या अपने छोटे शहर में रह रहे होते हैं। तो उन चीज़ों का भी ख्याल रखना होता है ताकि, क्योंकि यूपीएससी प्रिपरेशन एक मैराथन की तरह है, ये 100 मीटर स्प्रिंट नहीं है, 3 अटैम्प्ट 4 अटैम्प्ट लग जाते हैं। तो 4-4, 5-5 साल लोग जो दिल्ली में रहते हैं तो कॉस्ट का जो एलिमेंट होता है वो बहुत हो जाता है, बहुत ही, इट्स यूपीएससी प्रिपरेशन हैज़ बिकम अ वेरी कॉस्टली अफेयर। सो वाइल प्रिपेयरिंग, वाइल प्लानिंग टू प्रिपेयर फॉर इट, स्टूडेंट को इन बातों का ख्याल रखना होता है। दूसरी तीसरी चीज़ जो एक स्टूडेंट को सोचने की ज़रूरत है, समझने की ज़रूरत है, वो है कि क्या, और बहुत लोग पूछते भी हैं कि क्या प्लान बी होना चाहिए कि नहीं, क्या वी शुड गो फॉर ऑल आउट अटैक ऑन जस्ट हैविंग वन गोल टू क्लियर यूपीएससी, और वी शुड हैव प्लान बी, सी एंड डी। सो आई वुड सर्टेनली एडवाइज स्टूडेंट्स टू हैव प्लान बी, क्योंकि मेरे पास भी प्लान बी थे। मैं खुद अपने यूपीएससी प्रिपरेशन के दौरान दूसरे गवर्नमेंट एग्ज़ाम जैसे सीएपीएफ हो गया, स्टेट पीसीएस हो गया, ईपीएफओ, इन सारे एग्ज़ाम्स की तैयारी करता था। तो ये सारी प्रिपरेशन मुझे एक मेंटल पीस भी प्रोवाइड करते थे कि चलो अगर यूपीएससी नहीं हुआ तो इधर तो कहीं कुछ हो रहा है। जैसे मेरा 2021 में सीएपीएफ हो गया था, तो वो एक तरीके का मुझे मेंटल पीस प्रोवाइड कर रहा था। क्योंकि मैंने बीए किया था तो मेरा जो बैकग्राउंड टेक्निकल नहीं था, तो ह्यूमैनिटीज़ बैकग्राउंड होने का मेरे पास ज़्यादा ऑप्शंस थे नहीं, वो वही थे कि गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स निकालने हैं या फिर, लेकिन जो लोग इंजीनियरिंग बैकग्राउंड या अदर टेक्निकल बैकग्राउंड से आते हैं, प्रोफेशनल कोर्सेज करके आते हैं, उनके पास बहुत सारे कैरियर ऑप्शंस होते हैं। तो आप उन ऑप्शंस को भी एक्सप्लोर कर सकते हैं और करना चाहिए, क्योंकि यूपीएससी इज़ वेरी अनसर्टेन, वेरी अनप्रेडिक्टेबल। Around 10 lakh people fill the form, 5 lakh people write the exam, and in the final PDF just 1000 people get to that list. So it's very unpredictable. You cannot totally rely on UPSC. You need to have, according to me, you need to have plan B, plan C and work according to that. एक और बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है जिस पे आजकल बहुत ज़्यादा बात भी हो रही है, और मुझे भी लगता है एक यूपीएससी एस्पायरेंट्स को और ख़ासकर उन लोगों को जो यूपीएससी में सफलता हासिल करते हैं उन्हें बात करनी चाहिए। वो है कि ड्यूरिंग प्रिपरेशन स्ट्रेस मैनेजमेंट कैसे करें, कैसे अपने एक्सपेक्टेशंस को जीवंत रखें, कैसे अपनी मोटिवेशन को बनाए रखें। क्योंकि आई टोल्ड यू, यूपीएससी प्रिपरेशन इज़ लाइक मैराथन रेस। देयर वुड बी various instances of ups and downs. There will be instances where you will feel like giving up. So ऐसे situations में कैसे अपने आप को, अपनी मोटिवेशन को बना के रखना, उस पर अगर हम बात करें तो स्ट्रेस बहुत ही नॉर्मल चीज़ है, हर किसी को आता है, मुझे भी आता है और आता था। तो ऐसे सिचुएशन में एक हेल्दी फ्रेंड सर्कल, एक हेल्दी पीयर ग्रुप का होना बहुत ज़रूरी है। आपके साथ आपके 2-4 अहम दोस्त होने चाहिए जिसके साथ आप अच्छे बुरे मोमेंट्स को शेयर कर सकें। वो एक सेफ्टी नेट प्रोवाइड करते हैं। तो आप एक हेल्दी पीयर ग्रुप या फ्रेंड सर्कल बना सकते हैं। दूसरी चीज़, आप बीच बीच में अपने पेरेंट्स से बात कर सकते हैं, अपने रिलेटिव से बात कर सकते हैं, मतलब अपने सोशल हेल्थ के लिए भी और साइकोलॉजिकल हेल्थ के लिए भी पेरेंट्स और रिलेटिव्स और उनसे आप बात कर सकते हैं।
तीसरी चीज़, अगर आप एक फिट लाइफस्टाइल और हेल्दी लाइफस्टाइल फॉलो कर रहे हैं, लाइक मी पर्सनली वाज वेरी मच इंडल्ज इन स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ विच ऑलवेज हेल्प मी टू बी फिजिकली फिट, मेंटली साउंड एंड सोशली साइकोलॉजिकली अप टू द मार्क. सो अगर आप कोई स्पोर्ट्स खेलते हैं, जैसे मैं फुटबॉल, बास्केटबॉल, टेबल टेनिस ये सब खेलता था, तो आई पर्सनली फील हैविंग अ हेल्दी indulgence to sports and other recreational activities keeps your mental, physical and psychological health intact. तो वो कर सकते हैं. तीसरी चीज़ जो है, जो मेंटल हेल्थ के लिए ज़रूरी है, आप म्यूज़िक सुन सकते हैं, गाना सुन सकते हैं, बीच बीच में आप कहीं घूमने जा सकते हैं, एडवेंचर एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व कर सकते हैं, जो कि आपके मेंटल हेल्थ के लिए ज़रूरी है. This was all from my side, which I thought I should genuinely speak and help fellow UPSC aspirants. I would like to thank DKT, Delhi Knowledge Track, for giving me this opportunity to share my wisdom and experience. Thank you.